के लिए तैयार है तो ऑनलाइन मेरी शक्ल जंग जंग से नहीं लग रही? जंग। चलिए, हम लोगों ने सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरी जो है वो पढ़ना शुरू किया था, लेकिन शुरुआत हमने किस चीज से की थी? शुरुआत हमने एक डिस्कशन से किया था जिसमें हमने कहा था कि फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम था, जिस सिस्टम का नाम क्या था? फाइनेंशियल सिस्टम। और इस सिस्टम के कुछ कंपोनेंट थे जिसकी मदद से फाइनेंशियल नीड पूरा होता है, यानी कि जिनके पास आइडल मनी है वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाते, और जिन्हें पैसे की जरूरत है तरह तरह के बिजनेसेस को प्रोवाइड करने के लिए उनको जो है वो पैसे मिल पाते, चाहे ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करते या सर्विसेज प्रोवाइड करते। तो हमारे पास जो मेजर कंपोनेंट वो फाइनेंशियल मार्केट, प्रोडक्ट, इंटरमीडियरीज और पार्टिसिपेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। हम लोगों ने जो है सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ा था, और फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था किनके बारे में? फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में। और इस प्रोडक्ट के सारे टाइप हमने देखे जो हमारे लिए एप्लीकेबल था। फिर हम आ गए किस पे? इंटरमीडियरीज पे। और इंटरमीडियरीज के बारे में हमने बात की थी कि इंटरमीडियरीज बेसिकली जो है वो वैसे प्रजाति है, वैसे प्राणी है जिनका काम है इन्वेस्टर और ईश्वर के बीच में चेन का काम करना, मीडिएटर का काम करना। इनका दूसरा काम है एडवाइस देना, सलाह देना, हेल्प करना, फैसिलिटेट करना ईश्वर को, और तीसरा काम इन्वेस्टर को। इन्हीं तीन काम को करने के लिए ढेर सारे हमारे पास इंटरमीडियरीज। इन इंटरमीडियरीज में से कुछ ऐसे इंटरमीडियरीज जो मल्टीपल कैपेसिटी में काम कर सकते हैं, कुछ ऐसे इंटरमीडियरीज जो सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटी में काम कर सकते हैं। हम लोगों ने जो है वो इंटरमीडियरीज को पढ़ना शुरू किया था। हमने जो है वो मर्चेंट बैंकर, रजिस्ट्रार टू इशू शेयर ट्रांसफर एजेंट, अंडरराइटर, bankers to and issue debenture trustee, stock broker and sub broker, portfolio manager, investment advisor, research analyst, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। अब हमारे पास जो बचते हैं वो है कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। ये तीन हमें जो है वो पढ़ने। तो चलिए इन सब को हमने पढ़ लिया, यहाँ से हम आज पढ़ना शुरू करते हैं। तो जल्दी बताइए, यहाँ तक में कहीं कोई गिला शिकवा दुख दर्द पक्का है? पढ़े आगे। चलिए आइए अब जरा हम लोग बात करते हैं कस्टोडियन के बारे में कि कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज का क्या मतलब है। बहुत ज्यादा डिटेल में इसको मैं पढ़ाऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा म्यूचुअल, वहां पे भी इसका जिक्र करें। और उस समय भी मैं आपसे पूछूंगा कि इससे पहले हमने कस्टोडियन के बारे में कहाँ जिक्र किया था। तो अब इसे सलाह या धमकी जो भी समझिए, आप याद रखिएगा कि ये कहाँ मैं आपसे दोबारा पूछूंगा इसके बारे में। म्यूचुअल फंड को पढ़ाते वक्त, क्योंकि वहां पे जो है ये एक कॉम्पोनेंट के रूप में काम करता है। तो बेसिकली कस्टोडियन है क्या ये समझते हैं। जितने भी तरह के इंटरमीडियरीज कुछ न कुछ उनका काम, लेकिन कोई भी इंटरमीडियरीज अगर काम कर रहा है तो वो तभी इंटरमीडियरी उस कैपेसिटी में काम करेगा जब उसने ऐसा करने के लिए किससे लाइसेंस ले रखा है? सेबी से लाइसेंस ले रखा। अगर उसने सेबी से लाइसेंस ले रखा है तभी वो ऐसा कर सकता है, अगर नहीं लिया है तो नहीं कर सकता है। तो अगर कोई कस्टोडियन की तरह काम करना चाहता है तो कहा गया कि जरा हम समझ लेते हैं कि कस्टोडियन कैसा काम करता है। जैसे हमें मर्चेंट बैंकर का काम पता है, हमें अंडरराइटर का काम पता है, हमें पोर्टफोलियो मैनेजर का काम पता है, हमें इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का भी काम पता है, रिसर्च एनालिस्ट का भी काम पता है। हमें उनका काम भी पता था और हमें ये भी पता चला कि अगर कोई बनना चाहे तो कैसे बने। ठीक वैसे ही पहले जरा पता कर लें कि ये कस्टोडियन करेंगे क्या, किस काम को करने के लिए आए हैं ये सिक्योरिटीज मार्केट में। लाइसेंस तो इन्हें लेना पड़ेगा, किनसे लेंगे और किस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ये कंप्लायंस पूरा करेंगे? इससे भी कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे? अपने जो है वो सारे कंप्लायंसेस को फुलफिल करेंगे, और जो एलिजिबिलिटी वहां दिया हुआ है उस एलिजिबिलिटी को फुलफिल करने के बाद ही ये क्या कर सकते हैं? आप लाइसेंस ले सकते हैं। तो जरा समझिए कस्टोडियन करता है। आसान शब्दों में मैंने बोला कि इसके बारे में बहुत अच्छे से फिर जिक्र करेंगे जब हम पहुंचेंगे म्यूचुअल फंड, लेकिन अभी थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा। जैसे याद कीजिए डिवेंचर ट्रस्टी यहाँ पे हमने पढ़ा, लेकिन याद है जब डिवेंचर पढ़ रहे थे इंस्ट्रूमेंट तो भी थोड़ा सा पढ़ा था, फिर यहाँ आए तो और डिटेल में पढ़ा। वैसे इसका एक पार्ट अभी कर रहे हैं, दूसरा और पार्ट। और मैंने आपको बोला भी जितने भी इंटरमीडियरीज आप पढ़ रहे हैं वो सारे इंटरमीडियरीज ओवर द कमिंग चैप्टर, जितने भी चैप्टर आपके आते जाएंगे वो सब में आपसे कहीं ना कहीं क्या करेगा? टकराएगा, और उनके और भी काम आप जानते जाएंगे। क्योंकि इंटरमीडियरीज है तो सिक्योरिटीज मार्केट में कुछ ना कुछ काम तो करेंगे, और काम करेंगे तो सिक्योरिटीज मार्केट में पढ़ना सिक्योरिटीज लॉ, तो आने वाले चैप्टर्स में कहीं ना कहीं तो इनका रोल आता ही रहेगा। तभी तो ये इंटरमीडियरीज कह रहा है। तो इस कस्टोडियन का एक काम म्यूचुअल फंड के समय ये करते क्या है वो सुनिए। कस्टोडियन को आप समझ लीजिए गोडाउन कीपर की तरह, जिनका काम है कि चीजें उनकी नहीं है,
लेकिन हमने उनको एक तरह से किराया दिया और कहा कि हमारे सामान की देखभाल करना और हमारे सामान को अपने जो है वो स्टोर में रखना, यानी गोडाउन उनका है, हमने कहा हमारे सामान को अपने कस्टडी में रखना। लेकिन कस्टडी में रखने का मतलब ये नहीं कि हमारे सामान की ऐसी की तैसी कर डालना, यानी हमारे सामान का रीजनेबल केयर रखेंगे और उतना ही केयर रखेंगे जितना आप अपने सामान का रखते हैं। जैसे हम लियन जब क्रिएट करते हैं, किसी को रखने के लिए जब सामान देते हैं तो कहा गया कि वो भी उस सामान को वैसे ही रखता है जैसे वो सामान उसका हो, और उतना ही ज्यादा वो क्या रखता है, उन सामान का ध्यान रखता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि कस्टोडियन बेसिकली ऐसे पर्सन जो हमारे सामान का ध्यान रखते हैं। मतलब कि अगर हम गोडाउन कीपर की बात करें तो उनके गोडाउन में हमने जो है वो चावल रख दिया, गेहूं रख दिया, आटा रख दिया, ऐसे ही करके सामान रखते हैं। लेकिन मुझे बताइए कस्टोडियन के पास या हम गेट कीपर के पास रखते हैं जब हमारे घर में 1 केजी 2 केजी हम चावल खरीद के लाएं या 5 केजी चावल खरीद के लाएं, 2 केजी दाल खरीद के लाए, 5-6 केजी जो है वो सरसों तेल खरीद के लाया, 1 केजी जो है वो घी लाया, और हमने उन चीजों को रखने के लिए गोडाउन में दे दिया और उन्हें किराया दे रहे हैं कि हमारे इन सामान को अपने गोडाउन में रख। क्या ऐसा आप करते हैं? पक्का 2 केजी चावल 5 केजी चावल की जरूरत होती है, जरूरत होती तो लाते हैं, ला करके अपने घर कुछ जरा। अगर किसान जो है वो बहुत ज्यादा फसल उगाया हुआ है, टनों के टन उनके पास सामान है, रखने की तो जगह नहीं है, छोटा सा झोपड़ी है, छोटा सा घर है, ऐसे केस में वो अपने सामान को गोडाउन में रखते हैं या नहीं? वो रखते हैं, और बदले में वो किराया उनको देते हैं या नहीं? और उनके बीच में एग्रीमेंट होता है कि समय समय पे वो जो है वो पेस्टिसाइड्स वगैरह का छिड़काव करते रहेंगे ताकि उसमें कीड़े ना लगे, खराब ना हो। तभी तो हर मौसम में आप तक सामान मिलता है, चाहे उसे आप कोल्ड स्टोरेज कर दीजिए, सब तो गोडाउन ही है, वहां पे ठंडा सामान रखना, इसीलिए उसका नाम कोल्ड स्टोरेज है होता है, इसीलिए हम उसे क्या कह देते हैं, गोडाउन कह देते हैं। लेकिन अलग अलग सीजन में चावल गेहूं सीजन में एक बार होता है, लेकिन पूरे साल हम खाते हैं या नहीं खाते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं स्टोर किया हुआ है। तो ये जो स्टोर करने वाला पर्सन है, ऐसे ही जो है वो हमारे शेयर्स, हमारे डिवेंचर्स और हमारे और तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट को जो अपने कस्टडी में रखता है, देखिए वर्ड, जो अपने कस्टडी में रखता है उसको क्या बोलते हैं? मुफ्त में रखेगा। सामान किसका रहेगा? हमारा सामान रहेगा, हमारा चावल, हमारा दाल, हमारा गेहूं। लेकिन गोडाउन में जो सामान रखता है वो हमसे पैसे लेता है या नहीं? लेकिन उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है या नहीं? ठीक वैसे ही हमारा सिक्योरिटीज रहेगा, हमारा इक्विटी शेयर, हमारा प्रेफरेंस शेयर, हमारा डिवेंचर डिपेंड करता है गोडाउन में। मान लीजिए कि मैंने जो है वो चावल रखा, व्हाइट हो सकते हैं, बोलेंगे कि मेरे यहाँ अरहर की दाल की बहुत खेती होती है, इन्होंने अरहर का दाल रखा, इन्होंने मूंग का दाल रखा, ऐसे करके अलग अलग लोग अलग अलग तरह का चीज रख सकते हैं या नहीं? तो जिन अलग अलग तरीके से रखेंगे या नहीं? या पता चला सबका चावल दाल को मिला करके वही खिचड़ी बना दिया? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। वो हमसे पैसे लेंगे लेकिन हमारे सामान को ऐसे रखेंगे कि अगर वहां पे व्हाइट पहुंचते बोलते हैं मेरा अरहर का दाल का, तो बोलते उस जगह पे वहां से उठा लो, वहां से 4 बोरे उठाए, तुरंत उसकी एंट्री करेंगे कि 4 बोरे, समझते बुरा कट्टा स्टैक, तो उन्होंने 4 बोरे ले लिए, 20 बोरे अभी और बचे हुए, 24 में से 4 माइनस कर दिया ताकि एंट्री होगा, इनका भी सिग्नेचर ले लिया, वरना कल के डेट में गिरवान पकड़ेंगे उसका कि 24 में से 4 कहाँ चला गया, तो वो दिखाएंगे ये देखो 4 आप उस दिन क्या करके ले गए थे, निकाल के ले गए थे, या आपने ये स्लिप भेजा था, इस पे आपका साइन किया हुआ, शानदार सा आपने घुमा घुमा करके व्हाइट अपना नाम लिखा और क्या कर दिया, सिग्नेचर कर दिया, और ये वाला रखा हुआ है, और ये लेकर के जो है वो आपने जिनको भेजा था रामदीन को, वो आया था तो हमने उसे 4 कट्टा क्या दे दिया। ये काम तो आपको गोडाउन वाले का समझ में आ गया। बस ऐसे ही जो है वो प्लेस कर दीजिए किसको, कस्टोडियन। और ये जो चावल दाल था उसकी जगह पे जो है वो आप डाल दीजिए इक्विटी शेयर, प्रेफरेंसेस शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड और तरह तरह के और इंस्ट्रूमेंट। जैसे तरह तरह के इधर जो है वो ग्रेन्स थे, वहां पे तरह तरह के क्या डाल दीजिए, इंस्ट्रूमेंट डाल दीजिए, सिक्योरिटीज डाल दीजिए। लेकिन वहां पे भी जब कोई गोडाउन खोलता है तो उसको भी लाइसेंस लेना पड़ता है कि ताकि उसके ऊपर जो है वो ब्लैक मार्केटिंग का या जो है वो अननेसेसरी होल्डिंग करने का जो है वो इल्जाम ना लग जाए। चावल दाल हम और आप भी एक लिमिट से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकते, रूल होता है।
क्योंकि ऐसा अगर किया जाएगा तो दूसरे लोगों तक वो अनाज नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये एसेंशियल कमोडिटी कहलाता है। आप पढ़ेंगे, आपको एसेंशियल कमोडिटी पढ़ाया जाएगा यूसीएल जब आप पढ़ेंगे आगे, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, तो ये सब एसेंशियल कमोडिटीज के कैटेगरी में आता है। इनका स्टोरेज आप उतना ही कर सकते हैं जितने का आपको लाइसेंस मिला हुआ है, या आप अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए कर सकते हैं। और डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए रीजनेबल लिखा हुआ है, और रीजनेबल का मतलब ये नहीं कि आप वहां पे जो है वो 5 लाख केजी चावल रखेंगे और बोलेंगे यही मेरे लिए रीजनेबल है। हमारे घर के लोग जो वो एक दिन में 1 लाख चावल खा जाते हैं, 1 लाख केजी खा जाते हैं। बोला गया कि नहीं, रीजनेबल का मतलब होता है आपका परिवार कितना बड़ा है, उस अकॉर्डिंग रीजनेबल का मतलब 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, इतने तक का स्टॉक रीजनेबल कहलाता है। उससे ज्यादा का मतलब तो फिर मैनिपुलेट करना हुआ, तब तो हुआ कि आप लॉ के पर्पस को डिफीट कर रहे हैं। और अगर आप जो है वो स्टोर कीपर हैं, आप इन चीजों में डील करते हैं, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है कि आप कितने तक रखेंगे। अगर किसी को मिला हुआ है मान लीजिए 1000 केजी का, तो 1000 केजी से ज्यादा का स्टोरेज नहीं कर सकता है। अगर किसी को 5000 का मिला है तो 5000 का। ठीक ऐसे ही अगला लाइसेंस लेना पड़ता है गोडाउन का कि मेरा नहीं है, लेकिन मैं अपने इस प्रीमाइसेस में क्या करूंगा, मैं इस प्रीमाइसेस में जो है वो लोगों के चीजों को स्टोर करूंगा। जब आप ऐसा लाइसेंस लेते हैं, आपको लाइसेंस मिल जाता है, तो आप सिर्फ उन्हीं लोगों के चीज को स्टोर में रख सकते हैं जिन लोगों को लाइसेंस मिला हुआ है कि वो 1000 केजी स्टोर कर सकते हैं। पता चला कि किसी आदमी को कोई लाइसेंस नहीं है और मैं गया और आराम से जो है वो अपने घर में नहीं रख रहा हूँ क्योंकि पकड़ा जाऊंगा, आराम से जो है वो वाइट क्या करते हैं, टोपी के जो है वो जाते हैं गोडाउन में, और इनके गोडाउन में जाकर के जो है वो 5000 जो है वो क्विंटल जो है वो दाल रख देते, जबकि इनको 1000 जो है वो क्विंटल का लाइसेंस मिला था। तो 1000 क्विंटल अपने प्रीमाइसेस में रख रहे, और उसके अलावा और 5000 क्विंटल कहाँ रख दिया, टोपी के जो है वो जाकर के कहाँ रख दिया, इनके जो है वो गोडाउन में रख दिया, ताकि पकड़े जाए तो ये पकड़े जाए। कहा गया कि नहीं, टोपी की ये जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है इनकी? इनकी जिम्मेदारी है कि पहले ये चेक करे कि सही में व्हाइट के पास जो है वो ये जो है वो लाइसेंस है या नहीं। अगर इनको पता चल गया कि इनके पास 4000 का जो है वो लाइसेंस, तो बोलेंगे नारे नाना, मुझे आपके सामान को अपने पास, लेकिन फिर वही पैसा, टन टन की झनकार, ये पैसा बोलता है। इन्होंने बोला कि बाकी लोगों का जिस रेट से रखते हैं उसका डबल दे रहा हूं। ईमान बदल गया, ईमान बदल गया तो अगर पकड़े गए तो इन पे क्या होगी, कार्रवाई होगी। और उस समय ये नहीं बोलेंगे कि हमें नहीं था पता कि उनके पास लाइसेंस नहीं है, वरना रेगुलेटरी बॉडी बहुत जोर का मुक्का बहुत जोर से मारेंगे कि भाई आपको पता नहीं था, तो आपको हमने जब गोडाउन का लाइसेंस दिया था उस समय तो सब बता दिया है कि ये लाइसेंस उसी कंडीशन पे मिला है कि आप उन्हीं लोगों का सामान रखेंगे जिन लोगों के पास उस सामान को अपने घर पे स्टोर करने का या अपने प्रीमाइसेस में स्टोर करने का अगर अधिकार है तो वो आपके प्रीमाइसेस पे भी रख सकता है। लेकिन जिनके पास ऐसा कोई राइट ही नहीं है तो वो इन चीजों को अपने पास नहीं रख सकता है। बिल्कुल यही चीज कौन कर रहा है, कस्टोडियन कर रहा है। और ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा इसीलिए कहा गया कि पता नहीं किसका ब्लैक मनी है, कहाँ से पैसा आ रहा है। और आज के समय में तो ग्लोबल ट्रेड चल रहा है। देखिएगा, आपको फिर पढ़ाया जाएगा इकोनॉमिक लॉ में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आज के समय में क्योंकि ग्लोबल ट्रेड होता है, ग्लोबल जो है वो आपका जो है वो बिजनेस चल रहा है, तो एक जगह से सामान दूसरे जगह आता है। तो ऐसा ना हो कि दूसरे कंट्री में किसी ने जो स्मगलिंग करके या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करके पैसे कमाया और इंडिया में आकर के जो है वो यहाँ के मार्केट में या तो पैसा लगा रहे स्टॉक मार्केट में या यहाँ पे फूड ग्रेन में या बिजनेस में लगा रहे। कहा नहीं, इलीगल पैसा इकोनॉमी में नहीं आना चाहिए। ये नहीं कि उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो टेम्पररी और शॉर्टर रन तो फायदा देगा, लेकिन लॉन्ग रन के लिए वो फायदा नहीं है। जैसे एग्जांपल यही समझ लीजिए कि अगर आपने जो है वो एग्जाम में चीटिंग करके पास कर ली तो शॉर्टर रन के लिए रिजल्ट तो इस बार आपका है, वहां पे जो उस समय बल्ले बल्ले शाबा आप कर रहे हैं, लेकिन लॉन्गर रन के लिए नहीं। फिर अगली बार एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, उस जगह पे आपका कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल वही हाल है कि ब्लैक मनी से जो पैसा आएगा उससे इकोनॉमी में तो पैसा आएगा, एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा, लेकिन ये लॉन्ग रन के लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए जो यहाँ पे बोला कि कस्टोडियन को तभी हम जो है वो देंगे कोई चीज रखने के लिए जब वो एक ऑथेंटिक पर्सन, और हम उनके ऊपर जिम्मेदारी तभी दे पाएंगे जब पहले वो किसी जो है वो कंप्लायंस के अकॉर्डिंग